तो आज हम लोग जो केटीजी चल रहा था हम लोग का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और जो प्रेशर पिछले बार हम लोग पढ़े थे, प्रेशर का फॉर्मूला, उसको आगे डिराइव करेंगे। मतलब अभी P इज इक्वल्स टू 1/3, बोलो P इज इक्वल्स टू 1/3 mn, या फिर अगर हम लोग इसको कैपिटल एन के भी टर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू एम VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। यही आया था। और ये वॉल्यूम किसका था? गैस का वॉल्यूम। लेकिन गैस का वॉल्यूम कब? जब गैस पूरा कंटेनर में फैला हुआ है तब, ठीक है। और ये n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास कितना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी को डराइव करना है। और तुम लोग एक चीज देखना यार, मतलब ये देखो, अब ऐसा है ना कि जो डेरिवेशन है उसका कहाँ यूज है कभी, मतलब शायद तुम लोगों को पता भी होगा, जितना भी जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन होता है, खास करके कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन में भी ऐसा रहता है कि जो तुम डेरिवेशन में किया है उसके बीच का पार्ट उठा के यूज होगा, उसके बीच का पार्ट उठा के। और जब इसका डेरिवेशन करके तुमको दिखाएंगे तो असल में जो तुम पॉस्टुलेट पढ़ा है उस पॉस्टुलेट को अप्लाई होते हुए दिखेगा तुमको डेरिवेशन वाला में, जितना चीज तुमको हम पॉस्टुलेट में पढ़ाए थे वो सारा, और फिर ये आ जाएगा। अब इसका जो डेरिवेशन है बहुत लंबा होता है, लंबा चौड़ा जाता है, कोई भी तुम किताब उठा के देखेगा बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटा, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, और अगर जैसे तुम स्कूल में भी वो लिखेगा उसको एक्सेप्ट कर ले, वो डेरिवेशन हम लिखवाएं, क्योंकि बहुत छोटा भी नहीं करवा सकते। बहुत छोटा करवाने से क्या दिक्कत होगा कि फिर उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर तुम स्कूल में देगा तो फिर उसका मार्क्स कटेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। पहले हम क्या करवाते थे कि छोटा छोटा थोड़ा लिखवाते थे, तो उसमें दिक्कत क्या आता था कि बच्चा लोग का मार्क्स कटने लगता था। तब हमको समझ में आया कि अच्छा, मतलब कि डेरिवेशन पूरा एकदम, मतलब थ्योरी भी ढेर सारा उसमें होना चाहिए, और वैसे ही होता भी है फिजिक्स में, थ्योरी बहुत सारा लिखा हुआ होना चाहिए। बोर्ड में भी यही चीज एप्लीकेबल होगा। तो इसका डेरिवेशन, और ऐसा डेरिवेशन भी होना चाहिए जिससे जो तुम पोस्टुलेट पढ़ रहा है उसका मीनिंग भी निकल के आए, तो वैसा हम इसका करवाएंगे डेरिवेशन, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं और पोस्टुलेट का यूज करते हुए इसको डेराइव करते हैं। तो यहां पर पहले हम क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और उस कंटेनर में किसको लेंगे? गैस को, आइडियल गैस को। आइडियल ही गैस है ना भाई, अभी तक तो मालूम चल गया होगा कि जितना पॉस्टुलेट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो गैस है वो आइडियल ही है नेचर में 100%। ये मेरे पास कंटेनर है, और ये जो कंटेनर हम लिए हैं उसको क्यूबिकल लिए हैं, जानबूझ करके क्यूबिकल लिए हैं। क्यूबिकल कहने का मतलब कि इसका इधर वाले साइड का लेंथ अगर हम L ले रहे हैं तो इधर वाले का लेंथ कितना होगा? L। मतलब कि इसका अगर हम लोग वॉल्यूम सोचेंगे तो L क्यूब हो जाएगा, है ना। अच्छा, हम क्या करते हैं कि एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये एक मॉलिक्यूल को मान लेते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है। तो इस एक मॉलिक्यूल का जाने का जो स्पीड होगा वो होगा Vx1, और जैसे ही जाके ये वॉल से टकराएगा तो क्या उसका ये स्पीड में कोई चेंज आएगा? तो उसका आंसर है चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पॉस्टुलेट में पढ़े थे, याद करो, कि इसमें जो कोलिजन होता है वो कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो जितना स्पीड से गया टकराने के बाद उतना ही स्पीड से आएगा। लेकिन 1 मिनट, क्या इसका वेलोसिटी वही रहेगा? नहीं, वेलोसिटी तो चेंज कर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन टकराने के बाद कैसा हो जाएगा? टकराने के बाद ये डायरेक्शन हो जाएगा, Vx1 तो रहेगा लेकिन माइनस का। अब इसको 1 1 हम क्यों लगा रहे हैं? यहां पर 1 क्या लिख रहे हैं? Vx1, क्योंकि तुमको पता है इस कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम किसी एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं Vx1, ठीक। अब यहां पर ऐसा नहीं कि खाली इसी वॉल से टकरा रहा होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर भी जा रहा होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे भी जा रहा होगा। तुम ये पूरा डेरिवेशन देख लो, एकदम दिमाग खुल जाएगा केटीजी एकदम एग्जैक्टली क्या बोलता है। अच्छा, उसके बाद फिर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन हम लोग बस इसी वॉल से कोलिजन लेकर के और करेंगे बात। तो अगर हम लोग इस वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो इस वॉल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा बाकी सारे वॉल्स पे भी प्रेशर उतना ही एक्सर्ट होगा। तो हम लोग इस वॉल पे प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है उसको निकाल लेंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये वाला वॉल का जो एरिया है उसको A1 मान लेते हैं, और ये वाला वॉल का जो एरिया है उसको A2 मान लेते हैं। एक चीज और, तुमको अभी हम क्या बोले कि इस वॉल पे जितना प्रेशर इंपार्ट होगा बाकी सब में भी उतना ही होगा। पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा तुम लोग, पास्कल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर तुम देखना, क्योंकि प्रेशर जो है इक्वली ट्रांसमिट होता है हर जगह उस लॉजिक से। तो यहां पर अब आगे का अगर हम लोग बात करें तो इस एक मॉलिक्यूल का मोशन के बारे में पहले बात करेंगे, और इस एक मॉलिक्यूल का बात करते करते हम लोग बाकी जितना भी मॉलिक्यूल है उसको भी अपना फॉर्मूला में इंक्लूड कर लेंगे। तो पहले वही बात यहां पर लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर अ कंटेनर, और कंटेनर कैसा ले रहे हैं बाबू? क्यूबिकल। लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल कंटेनर with
n molecules of ideal गैस। आइडियल गैस का उसमें कैसा मॉलिक्यूल्स भरा है? n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस उसमें भरा है, राइट। अब हम लोग अगर बात करेंगे इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का, तो एक बार ना तुमको यहां पर हम बना के दिखाते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास 3 एक्सिस है और ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं यहां पर है, ये वाला एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको लिखेंगे vx1, और इसी मॉलिक्यूल का y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको लिखेंगे vy1, और इसी मॉलिक्यूल का z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको vz1। तो इन तीनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v, राइट। ये तीनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? v। तो ये उसका कंपोनेंट्स हो गया, ये उसका कंपोनेंट्स हो गया। अब लेकिन हम जो सारा डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ना इसका करेंगे, क्योंकि जब ये इस तरफ जा रहा है, तो जाते वक्त इसका टकराने के बाद फिर जब ये वापस आएगा तो इसका खाली x वाला वेलोसिटी तुमको चेंज करते हुए दिख रहा है, y वाला वेलोसिटी और z वाला वेलोसिटी में कोई असर, z वाला ऐसे होगा, z वाला इधर होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा, इधर होगा इस तरफ, तो z वाला वेलोसिटी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा और y वाला में भी कोई असर नहीं पड़ेगा। असर किस में पड़ेगा? सिर्फ x वाले में। इसलिए हम सिर्फ x कंपोनेंट का बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, x कंपोनेंट जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका वेलोसिटी खाली x वाला है, भाई इसका वेलोसिटी v है। असल में ये जो x वाला है वो तो बस एक कंपोनेंट हुआ इसका, ठीक। तो हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे अभी सिर्फ इसका करेंगे, क्योंकि इसी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आ रहा है, ठीक है। चलो देखना नेक्स्ट अब। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस मॉलिक्यूल का द वेलोसिटी ऑफ दैट वन मॉलिक्यूल, किसी एक ही मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं बाबू, लेकिन हम लोग को पता है कि उसमें कितना मॉलिक्यूल है? n मॉलिक्यूल्स। द वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स के टर्म में अगर हम लोग वेलोसिटी को लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? v वेक्टर इज इक्वल टू vx1। अच्छा, यहां पर भी क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी v1 v2 v3 v4 बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा जिसका अलग अलग वेलोसिटी होगा। क्या सारे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी सेम है? नहीं, वेलोसिटी सबका अलग अलग है, क्योंकि वो रैंडमली सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन तुम लोग स्पीड के बारे में क्या बोलेगा बाबू? वेलोसिटी तो सबका अलग अलग है, लेकिन स्पीड के बारे में क्या बोलेगा? ये सोचने वाली चीज है। किसी एक मॉलिक्यूल का जो स्पीड है, जैसे मान लो कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ना, ये वाला, जैसे ये मान लो, देखो ये तुम्हारा है, जैसे इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी vy1, इस डायरेक्शन में vx1 और इधर vz1, इसके बारे में क्या बोलेगा? इसके बारे में भी हम बताएंगे तुमको, स्पीड वाले के बारे में। तो यहां पर इसका कंपोनेंट के फॉर्म में vx1 क्या लिखेंगे? i कैप प्लस vy1 j कैप, और फिर क्या लिखेंगे? vz1 k कैप। और सबसे ध्यान रखने वाला बात क्या है कि हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का कर रहे हैं। तो तुम लोग वेक्टर में ये पढ़ा होगा, अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसको सिर्फ क्या लेंगे? v1 लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी से बताओ? अंडर रूट, अरे बोलो, अंडर रूट vx1 का स्क्वायर प्लस vy1 का स्क्वायर प्लस vz1 का स्क्वायर, यही आएगा वेलोसिटी, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये वेलोसिटी हो गया, या फिर इसको 2 मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हैंग भी करता है। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहां पर अब हम लोग वही जो तुमसे अभी हम पूछे थे कि ये vx1 vy1 vz1 ये तीनों आपस में इक्वल होगा या अलग अलग होगा, तो उसका आंसर है ये तीनों स्पीड्स आपस में इक्वल होगा, तीनों डायरेक्शन में उसका स्पीड इक्वल होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? तीनों डायरेक्शन में स्पीड इक्वल क्यों होगा? किताब में भी इक्वल कर देता है, vx2 मतलब v तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर vy, लॉजिक देगा कोई इसका? तुम लोग vy1 प्लस vz1, बताओ, मास सेम है। अरे भैया, एक मॉलिक्यूल का ही तो बात कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल का तो मास है ही m, ठीक है। मतलब इस एक मॉलिक्यूल का, देखो पहले पूरा बात कहानी समझो। देखो हम यहां पर क्या किए, किसी एक मॉलिक्यूल को लिए, और ये मॉलिक्यूल का ये कंपोनेंट्स है वेलोसिटी का, तो ये तीनों जो इसका कंपोनेंट है, या फिर ऐसा कह लो कि ये जो स्पीड है इसका, ये तीनों स्पीड्स इक्वल होगा। किताब में इक्वल कर भी देता है, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा करता है? और बस उसमें रीजन पता है क्या लिखा रहता है? रीजन लिखा रहता है they can randomly move, they possess, ऐसे लिख सकता है, they possess random motion। लेकिन रैंडम मोशन होने से तीनों स्पीड का इक्वल होने में क्या रिलेशन? मतलब देखो,
ये जो गैस है बाबू, इस गैस को हम लोग आइसोट्रोपिक बोल रहे हैं। आइसोट्रोपिक कहने का मतलब है कि हम लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसे जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो डायग्राम हम लोग बनाए हैं इसमें दिखाए हैं कि ये ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका ऐसे जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है कि ये नीचे जाए, हो सकता है कि ये ऐसे जाए। तो तीनों डायरेक्शन में, इस तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में इसका चलने का पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है। मतलब ऊपर भी जाने का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, इधर भी जाने का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, इधर भी जाने का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन तुमको पता है कि आइडियल गैस का मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते रहता है, तो हो सकता है इसको कोई पीछे से धक्का दिया होगा और फिर इसका ओरिएंटेशन इसी तरफ हो गया होगा। तो सब तरफ जाने का क्योंकि मतलब कि चांसेस है, इसीलिए हम लोग तीनों डायरेक्शन का स्पीड को क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, और बोलते हैं कि ये आइसोट्रोपिक गैस है। आइसोट्रोपिक समझ में आ गया? आइसोट्रोपिक का मतलब कि हर डायरेक्शन में जो गैस का पार्टिकल्स होगा उसका जाने का पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 100%। ऐसा कुछ नहीं कि इधर जाने का ज्यादा चांस होगा, इधर जाने का कम होगा। सारे डायरेक्शन में जाने का चांसेस जो रहेगा वो 100% रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख देते हैं उसको कि ये कैसा है, ये इक्वल कहने का मतलब एक और चीज क्या बोल सकते हैं, और आइसोट्रोपिक गैस। आइसोट्रोपिक गैस। अब जेई मेंस का जो पीवाईक्यूज आया है उसमें लिखा रहता है आइसोट्रोपिक गैस। तो आइसोट्रोपिक गैस काहे लिख रहा है, उससे उसका इस बारे में बात कर रहा है कि स्पीड सब डायरेक्शन में सेम मानना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग पार्टिकल का सब डायरेक्शन में सेम मानना। आइसोट्रोपिक लिख के आता है न्यूमेरिकल्स में। तो देखो आगे हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, इसका मीनिंग यही है कि द मूवमेंट ऑफ molecule can be in any direction। मतलब किसी भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है, सारे डायरेक्शन में जाने का पॉसिबिलिटी उसका सबसे ज्यादा है। ये सब जितना तुम लोग को लिखवा रहे हैं सारा नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, एक एक चीज जितना हम लिखवा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे ही इसी सीक्वेंस में। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखना होगा। ये तो हम लोग खैर इसका बात किया स्पीड का। अब ऐसा है कि अगर हम लोग इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, एक बार सब्स्टिट्यूट करके सोचेंगे तो यहां से तुमको दिख रहा होगा कि v1 जो है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना हम डायरेक्ट करते हैं, 3v x1 का स्क्वायर, डायरेक्ट समझ गया तो बहुत अच्छा है, इज इक्वल टू 3v_y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3v_z1 का स्क्वायर। सही है? क्या किए भाई, इसका रूट को यहां स्क्वायर भेज दिए और ये तीनों आपस में इक्वल था तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। इधर कुछ इक्वेशन माने थे हम, नहीं तो इसको 1 मान लेते हैं। चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो हम लोग का जो मेन मकसद है वो क्या है, हम लोग का जो मेन मकसद है, हेडिंग थोड़ा सा ना हम यहाँ पर लिख देना चाहिए हमको। मेन मकसद हम लोग का क्या करना है बाबू, हम लोग को प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है जो पीछे हम लिख के दिखाए थे। अच्छा एक चीज और यार, एक चीज और जो हम पिछले क्लास में तुम लोग को बताना भूल गए थे कि ये जो प्रेशर का इक्वेशन है इसको प्रेशर ऑफ आइडियल गैस तो बोलते ही है, एक और बहुत फेमस नाम से ये जाना जाता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। किस नाम से? काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखना नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग का मेन मकसद क्या है, हम लोग का मेन मकसद है कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है उसको निकालना, और प्रेशर निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया। तो अभी हम लोग जो भी कैलकुलेशन लगाएंगे वो क्या निकालने के लिए लगाएंगे, फोर्स निकालेंगे और फिर उसको प्रेशर का फॉर्मूला में डालेंगे, फटाफट आ जाएगा। ठीक है, बाबू शर्माना नहीं, तुम शर्मा कह रही है। ठीक है, अब देखना इसके बाद आगे बढ़ा। ठीक है, अब इसके यहां तक तो बता दिए, अब इसके आगे देखना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंगल मॉलिक्यूल, और जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं हम किसको लेके कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल को ही लेकर के। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं कि, अच्छा तुम लोग को पिछले बार भी हम बताए थे कि जब मॉलिक्यूल जाके ऐसे टकराता है तो टकराने के बाद उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, और उसका इनिशियल मोमेंटम जितना होता है फाइनल मोमेंटम भी सेम होता है। क्यों 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 सेम होता है बताओ? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा वो भी, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोलिजन कैसा माने, परफेक्टली इलास्टिक। देखो अब एक पोस्टुलेट यूज हुआ है यहाँ पर, अभी जो हम तुमको चेंज निकाल के दिखाएंगे उसमें पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं, देखना कैसे यूज होगा, दिखाते हैं। हर जगह पे इस डेरिवेशन में पोस्टुलेट यूज हो जाएगा। तो दैट वन मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल को हम लोग डायग्राम में बनाए थे, दैट वन मॉलिक्यूल सफर्स कोलिजन, और कैसा सफर्स इलास्टिक कोलिजन, सफर्स इलास्टिक कोलिजन विथ
वॉल A1 विथ वॉल A1 ऑफ द कंटेनर। कंटेनर हम लोग बनाए थे, तो वो कंटेनर में एक वॉल A1 मार्क किया था ना, तो उस A1 वॉल से जाके मान लेते हैं टकराता है, तो उसका अगर हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी, और डेल्टा पी को क्या लिखेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, वापस आने वाला, तो वापस आने वाला मोमेंटम को हम लिखेंगे माइनस एम वी x1। ठीक है, डायग्राम में एक बार दिखा देते हैं, माइनस एम वी x1 कैसे है। देखो ये वाला स्पीड है v(x1), मास है उसका m, तो टकराने से पहले जितना मास रहेगा टकराने के बाद भी मास उतना ही रहेगा, क्योंकि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है इसलिए। इलास्टिक कोलिजन में ये होता है ना कि टकराने के बाद सेपरेट हो जाता है दोनों, और उसके बाद फिर चिपक के नहीं चलता है, और भाई इन इलास्टिक में तो चिपक जाता है दोनों टकराने के बाद, है ना। तो यहां पर ये हुआ तुम्हारा फाइनल, और इनिशियल क्या होगा, एम वी एक्स वन। ठीक है, तो ये फिर कितना आ जाएगा, माइनस टू एम वी एक्स वन। कोई दिक्कत इसमें? तो ये मोमेंटम जो है ये मॉलिक्यूल का है, ये तो जो टकरा रहा है मॉलिक्यूल उसका मोमेंटम है। वॉल पे भी तो मोमेंटम लग रहा होगा बाबू, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम इतना ही है, तो वॉल का भी तो उतना ही चेंज हुआ होगा मोमेंटम में। कैसे? क्योंकि वॉल पे फोर्स लग रहा है, तो जिस पे फोर्स लगता है उसका भी तो मोमेंटम चेंज होता है। यानी कि हम लोग पहले बात कर, अब क्या बात करेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम इम्पार्टेड, मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल A1। तो वॉल A1 है, उस पे कितना मोमेंटम इंपार्ट होगा, कितना इंपार्ट होगा बताओ, 2mv(x1). अब उसमें माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है भैया, क्या कि उसका डायरेक्शन थोड़ी है, वॉल का ऐसे ऐसे स्लैग थोड़ी कर रहा है, वॉल इधर उधर थोड़ी हो रहा है, इसलिए उस जितना मोमेंटम उसका चेंज आया उतना ही मोमेंटम इसमें इंपार्ट होगा। भाई फोर्स किस पे लग रहा है, देखो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं ना हुआ, फोर्स किस पे लग रहा है, वॉल पे लग रहा है, तो फोर्स कितना लगा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम पे। तो जितना मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ होगा उसी चेंज इन मोमेंटम से उस पे फोर्स लगा होगा ना वॉल में। अगर मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मतलब वॉल पे प्रेशर, वॉल पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है? इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का होगा वही चेंज इन मोमेंटम वॉल का भी होगा। धीरे धीरे करके पूरा समझ में आएगा आगे। तो ये हम लोग इसका लिख लिया मोमेंटम। अच्छा, अब हम लोग को ये सारा भी बात हम लोग किसका कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का। तो अब हम लोग पहले निकालेंगे फोर्स, जो सिंगल मॉलिक्यूल जाके स्ट्राइक करके वापस आ रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है दीवार पे, वो निकालेंगे। और फोर्स निकल जाएगा तो फोर्स निकलने से फिर हम फोर्स को डाल देंगे तो वहां से प्रेशर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे फोर्स, फोर्स ड्यू टू सिंगल, फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल ऑन दी वॉल ऑफ कंटेनर। जो कंटेनर का वॉल है उस पे वो जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो कितना फोर्स लगा रहा है। तो कैसे निकालेंगे बाबू फोर्स, F बराबर होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। ये तुम लोग को मालूम होगा, ये कौन सा लॉ है न्यूटन का, NLM 2। अच्छा, एक चीज और कि जो आइडियल गैस का पोस्टुलेट्स था उसमें हम लोग ये भी मानते हैं कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो सारा न्यूटन का लॉ को मान रहा है। मतलब कि अगर जाके टकरा रहा है, मतलब एक्शन दे रहा है, तो उस पर रिएक्शन भी मिल रहा है कि वो वापस हो जा रहा है। इसलिए कहने का मतलब है वो सारा न्यूटन का लॉ को मान रहा है, तब ना ये लिख पा रहे हैं। ठीक, और तभी हम लोग प्रेशर डिराइव कर पाएंगे। तो ये तुम्हारा इसमें अगर हम लोग दिखे सिंगल मॉलिक्यूल का है, तो यहाँ पर चलो हम मेंशन कर देते हैं कि F जो हम लोग निकाल रहे हैं वो सिंगल का निकाल रहे हैं। और सिंगल का निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर जितना n मॉलिक्यूल्स है सबका देखना अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल का अगर हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना है, ये वाला है 2mv(x1). ठीक है, पॉजिटिव का ही लेते हैं, नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम नेगेटिव वाला भी रखेगा तो यहाँ मॉड लेकर के उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2mv(x1) डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और इक्वेशन कितना हो जाएगा बाबू, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम निकालना इंपॉर्टेंट है। ये टाइम क्या चीज का है, कोलिजन में कितना समय लगा वही वाला टाइम है ना। तो ये टाइम के बारे में पहले तुमको थोड़ा हम समझाते हैं। ये टाइम थोड़ा सा समझने वाला चीज है। तुमको पहले ही हम बोले कि ये थोड़ा सा सबसे लेंथी डेरिवेशन, वन ऑफ द सबसे लेंथी है। अगर तुम लोग पहले कहीं स्कूल में देखा भी होगा, बहुत लंबा डेरिवेशन है ना। लेकिन हम वही बोले कि जितना आसान हो सकता है और जितना छोटा हो सकता है और लिखने लायक भी, वैसा हम करवा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल का टाइम समझना है अभी, कितना समय में एक कोलिजन करने में इसको कितना समय लगता है। क्या बोले हम, एक कोलिजन करने में इसको कितना समय लगता है, उस बारे में बात करना है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो इसका लेंथ है ये हम लोग पहले भी माने हैं कैपिटल L।
स्मॉल एल लिख दिया ना, तो ठीक है स्मॉल ही लिखते, क्या दिक्कत है उसमें, स्मॉल एल। अब एक बात बताओ कि जब ये यहां से टकराता होगा, तो यहां से मान लेते हैं टकराया, और टकरा के ऐसे जा रहा होगा, तो टकरा के जब ऐसे जाएगा, इससे टकराएगा, उसके बाद फिर वहां टकराने जाएगा। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल को, मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल है, अगर ये ऐसे यहां से निकला है, तो निकलने के बाद कितना डिस्टेंस चलेगा, एल, उसके बाद इससे टकराएगा, उसके बाद फिर कितना डिस्टेंस चलेगा, एल। तो जिस दीवार से ये निकला, उसमें वापस उसको आने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, बताओ। 12, 12, क्योंकि पहले जब ये यहां से निकला तो एल डिस्टेंस गया, फिर इससे टकराया, फिर गया उसके पास, ठीक है। तो इस वॉल से अगर उसको कोलिजन करना है तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, 12, राइट। तो जब वो वाला हम लोग टाइम निकालेंगे, जिसको हम पीछे डेल्टा टी लिख रहे थे, तो उस टाइम को लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चल रहा है बाबू ईच कोलिजन के लिए, 12, और कितना स्पीड है उसका, vx1, ये उसका टाइम हो जाएगा। और हम लोग सारा डिस्कशन एक मॉलिक्यूल का कर रहे हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, है ना। तो चलो उसी टाइम को हम लोग यहां पर लिखेंगे। इसके बाद यहां तक तो हो गया, ये टाइम का पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हम लोग वही लिखने वाले हैं, टाइम फॉर ईच कोलिजन, ईच कोलिजन में उसको कितना समय लगने वाला है, तो उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा टी से। और उसको लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव समझता है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद जस्ट दूसरा, उसका मतलब होता है सक्सेसिव, जस्ट उसके बगल वाला। तो डिस्टेंस सिंपल लिख देते हैं, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड ऑफ दैट मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग पकड़ के डिस्कशन कर रहे हैं, उसका स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चल रहा था बाबू, 12, और स्पीड कितना था उसका, vx1, और यहां पर डेल्टा टी। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, ये जो थर्ड इक्वेशन आया है, उसको जो मेरा फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे उसमें डाल देते हैं, और फिर से दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। हम अभी सारा डिस्कशन किसका कर रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल का, और वो जो टाइम निकाला है वो भी किसका निकाला है, सिंगल मॉलिक्यूल। यहाँ पर डाल देते हैं इसको। हाँ बोलो, वो दोनों साइड देखो बता रहे हैं दोबारा से, फिर से सुनना है इसको, फिर से दोबारा देखो, इसलिए हम उसमें एक बार समझाएं अच्छा से। देखो हमको सोचना है ना कि जैसे जब ये यहां से निकल रहा है, तो दोबारा ये आके कब इसमें टक्कर मारेगा। हाँ भाई, इसी को वहां जाने तक का स्पीड क्यों नहीं ले सकते, ये पूछ रहा हूं। वहां जाने तक का स्पीड, वहां जाने तक का डिस्टेंस नहीं, क्योंकि हमको ना देखो, जैसे हम इस एक वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एक वॉल पे कितना प्रेशर इंपार्ट किया उसके बारे में बात करना है। तो इसमें कितना कोलिजन्स हो रहा है ईच सेकंड में, इसको लेके चलना पड़ेगा, समझा। देखो तुम्हारा बात सही है कि सर ये एल डिस्टेंस चला तो इसको ठोकर मार दिया, फिर एल डिस्टेंस फिर चलेगा सर, इसको ठोकर मारेगा। लेकिन हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, प्रेशर सिर्फ एक पार्ट का निकाल रहे हैं, इसका तो हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर सिर्फ इसका निकाल रहे हैं। तो इस पे कितना देर में कोलिजन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस पे कोलिजन कब हो रहा है, जब ये एल डिस्टेंस गया, उससे टकराया मतलब नहीं हमको, फिर इस पे कब आया तो एल डिस्टेंस फिर चला, तब इसको आके मारा। तो 12 डिस्टेंस उसको चलना पड़ रहा है इससे कोलिजन करने के लिए, समझा। तो क्योंकि हम इस पे कितना प्रेशर इंपार्ट हुआ उसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसका डिस्टेंस 12 ले रहे हैं। क्लियर है, बढ़िया से एकदम, ठीक है। अभी देखना, तुमको भाई स्टार्टिंग में बताएं कि प्रेशर हम लोग निकालेंगे एक साइड का, और एक साइड का जब प्रेशर निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारे जगह पे प्रेशर उतना ही लगेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस ले रहे हैं 12। ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत लोग को अजीब सा लगता है कि काहे 12, इसलिए बार बार हम रिपीट किए, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद हम लोग डालेंगे इसको पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब डालेंगे तो हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकाले थे, एफ ऑफ सिंगल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाले थे 2mvx1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है 2l/vx1। अच्छा हाँ, जो तुम लोगों को नोट्स में मिलेगा ना उसमें कैपिटल एल लिखा रहेगा, ठीक है, तो पगलाने की जरूरत नहीं है, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। तो यहां पर देखो अब इधर जब जाएगा ऊपर ये, तो 2mvx, कुछ बच्चा लोग रहता है ना जो थोड़ा दिखाना चाहता है कि हम मतलब बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा, मैक्सिमम तो यही होता है। तो बोलेगा सर आपने ना नोट्स में इसमें कैपिटल एल लिखा है, वहां आप एल लिख रहे हैं, ठीक है। अरे बढ़िया भाई, इसको सही कर देते हैं, ये सही करते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है, सब हंसता है, उसको समझ नहीं आता हंस क्या रहा है सब। तो यहां से फिर ये हो गया नीचे में 2l, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा
एम वी एक्स1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक, ये सारा डिस्कशन किसके बारे में हुआ? सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम चाहते हैं, अच्छा ये जो वेलोसिटी है बाबू, सिंगल मॉलिक्यूल का तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वेलोसिटी उसका है, ये उसका टोटल वेलोसिटी है या फिर इसका उसका कंपोनेंट है? कंपोनेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका हम टोटल वेलोसिटी के बारे में बात करें। ये कंपोनेंट को लेना तो मेरा मजबूरी था, क्योंकि बाकी सारा वेलोसिटीज में कोई, बाकी सारा जो कंपोनेंट्स था उसमें कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं हो रहा था। तो अब हम चाह रहे हैं ना कि इसका ये जो एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट है, खाली उसको हम नहीं ले, उसका जो नेट वेलोसिटी था v1, उसके टर्म में इसको लिखे। तुम लोग देखना ध्यान से कि हम यहां पर जब डेरिवेशन कर रहे थे तो यहां पर ऑलरेडी हम देखो यहां पर माने थे इक्वेशन में कि उसका जो ये वाला है नेट वेलोसिटी, उसको कंपोनेंट से कैसे रिलेट होगा, राइट? तो यहां से अगर हम निकालेंगे बाबू vx1, क्या निकालेंगे? vx1 स्क्वायर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार। ठीक, तो इक्वेशन स्टार को हम लोग कहां यूज करेंगे? ये वाले में, जो हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं उसमें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3l। कहां से आया ये? फ्रॉम स्टार। ये आ गया मेरा एक्सप्रेशन। लेकिन ये तो सिंगल मॉलिक्यूल का आया, और हमको डिस्कशन किसका करना है? जितना n मॉलिक्यूल्स है सबका। तो अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल इतना फोर्स लगा रहा है तो उसके ऐसे मॉलिक्यूल्स n है, तो हम लोग बस क्या करेंगे? m/3l v1 स्क्वायर, उसके बाद फिर एक और का लिखेंगे, फिर एक और का लिखेंगे, ऐसे करके n तक लेके जाएंगे, एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर देंगे। चलो देखना, तो अब इधर लिखते हैं। चलो, तो अब क्या हम बात करेंगे बाबू? टोटल फोर्स, टोटल फोर्स बाई n मॉलिक्यूल्स, टोटल फोर्स बाई n मॉलिक्यूल्स। और एक बात ध्यान देने वाला है कि जो हम लोग प्रेशर निकाल रहे हैं सिर्फ एक वॉल जो है उसका निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा डायरेक्शन में भी प्रेशर उतना ही इंपार्ट होगा। ठीक, तो टोटल फोर्स बाई n मॉलिक्यूल्स। तो टोटल फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब एक का फोर्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, F टोटल इज इक्वल्स टू, एक का फोर्स देखो हम लोग निकाले थे mv1 स्क्वायर बाई 3l, mv1 स्क्वायर बाई 3l। तो इसको हम लोग लिखेंगे mv1 स्क्वायर बाई 3l। फिर क्या लिखेंगे? mv2 स्क्वायर बाई 3l। फिर क्या लिखेंगे? mv3 स्क्वायर बाई 3l। कहां तक जाएगा ये? डॉट 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 mvn स्क्वायर बाई 3l। और देखो n को हम क्या बोले थे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये सबका आ जाएगा। ठीक, टोटल फोर्स कि उस पे जाकर के कितना इंपार्ट कर रहा है। अब यहां से कॉमन है ना, 1/3 ml, m/l ये कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा फिर ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? vn स्क्वायर। ठीक, अब इसको तुम लोग याद करो, जो एक्सप्रेशन तुम लोग को हम लिखवाए थे, जो एक्सप्रेशन आया था जनरलाइज्ड, उसमें आरएमएस स्पीड था, और तुमको उसका मीनिंग हम बताए थे। आरएमएस का मतलब होता है, पहले क्या करो, उसको उल्टा पढ़ना है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। पिछले क्लास में हम बताए थे। तो पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन निकालते हैं, उसके बाद क्या लगा देते हैं? रूट। तो हम सोच रहे हैं कि उसी के टर्म में इसको लेके आए। तो हम एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई कैपिटल N। कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखना अभी ये जनरलाइज हो जाएगा थोड़ा। अभी बाबू हम लोग क्या निकाले हैं? सिर्फ फोर्स, और फोर्स निकल गया तो प्रेशर तो निकल ही जाएगा। बस अब पहुंच गया एक्सप्रेशन पे। तो यहां से हो जाएगा 1/3 m डिवाइड बाई l, n से मल्टीप्लाई किए और n से डिवाइड कर देते हैं, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। और देखो तुम लोगों को कल हम बताए थे कि Vrms का फॉर्मूला होता है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो यहां पर हम लोग इसके प्लेस पे Vrms का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां से फोर्स टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो यहां से मेरा जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स वो आया 1/3 mn डिवाइडेड बाई l, और यहां हो जाएगा Vrms का स्क्वायर। क्लियर है ना कैसे Vrms का स्क्वायर हुआ? ठीक है, अब ये तो फोर्स आ गया बाबू, फोर्स आ गया। हमको क्या निकालना था? प्रेशर। ठीक, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन डबल स्टार। प्रेशर
प्रेशर P इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो फोर्स हम लोग कितना निकाले हैं, टोटल फोर्स 1/3 mNL का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया किसका, एरिया किसका, क्यूब का या उस वॉल का, वॉल का एरिया भाई, क्यूब का एरिया वॉल का एरिया, ठीक है। तो वॉल का एरिया कितना होगा, L इंटू एल, वॉल का एरिया L इंटू एल, क्योंकि हम लोग क्यूबिकल लिए हैं इसलिए सेम हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के क्यूबिकल लिए थे ताकि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आए, ठीक है। तो यहां पर इसको हम लोग लिख लेंगे L इंटू एल, तो एल स्क्वायर एरिया को, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/3 mNVRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये L इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा, और एल क्यूब को हम वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है प्रेशर का वो कितना आ गया 1/3 mNVRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन इट इज फिल्ड इन द कंटेनर, यही एक्सप्रेशन है प्रेशर का, ठीक। तो तुम देखो यार, ये इसमें हम पोस्टुलेट कहां पर यूज किए केटीजी का, थोड़ा सा एक बार हाईलाइट करते हैं, हम दिखाते हैं एक बार। देखो पहले जब हम स्टार्ट किए डेरिवेशन को, तो यहां पर देखना, यहां पर देखो हम इस जगह पे पोस्टुलेट का यूज किए, क्योंकि पोस्टुलेट ही बोलता है ना कि सारा पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, तो यहां पर एक केटीजी का असम्पशन यूज हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे जब बढ़े, तो जब यहां पर हम लोग कर रहे थे, तो उसमें देखो ये मोमेंटम जो है वो चेंज इन मोमेंटम इतना कब आएगा, जब कोलिजन को हम लोग क्या मानेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन जब तुम लोग कोलिजन चैप्टर पढ़ा होगा बाबू, चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर के अंदर, उसमें तुम लोग ये सुना होगा कि जितना भी कोलिजन होता है, जितना भी एक्सीडेंट्स होता है, उसमें कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि वहां साउंड क्रिएट होता है, हीट पैदा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो बोला था, हालांकि ऐसा नहीं हो, हालांकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, वहां पर भी जब वो टकरा रहा है तो हीट नहीं पैदा होगा यार, वहां पर एकदम पैदा होगा, लेकिन उसको वो इग्नोर क्यों करने बोला, ताकि ये डेरिवेशन हो पाए। अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलेगा तब तो डेराइव ही नहीं हुआ, फॉर्मूला फंस जाएगा। तो इसीलिए तुम सारा असम्पशंस को माना, तब जाकर के ये इक्वेशन तक पहुंचा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन is derived on the basis of postulates of KTG का postulates के बेसिस पे इसको ड्राइव किया, ठीक है। तो ये जितना हम लिखवाए सब सारा सीक्वेंस में मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूला के बारे में थोड़ा घुमा के बात, जितना भी वो घुमा के पूछता है ना, बोलेगा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताइए प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। या फिर बोल देगा तुमको कि जो मॉलिक्यूल का मास है उसको इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिए तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जितना भी थ्योरेटिकल टाइप का होता है बात, उसको जल्दी जल्दी हम बता देते हैं फटाफट, और उसके बाद ये सारा इस फॉर्मूला के ऊपर सारा डिस्कशन करने के बाद फिर एक सवाल करवाते हैं, ठीक है, जो सॉल्व करने वाला पार्ट है। और सॉल्व करने वाला जितना पार्ट है, ऐसे इस फॉर्मूला से तो वैसा डायरेक्टली मतलब नहीं पूछ रहा है, आया है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इस टाइप से ज्यादा यूज होता है। देखो ऐसे भी यूज होता है बाबू, इसको भी याद रखना, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN, जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है जेईई मेंस में, इंटीजर टाइप में तुमसे पूछ लेगा, सारा चीज दे देगा इक्वेशन, और ये M बोल देगा कि M का वैल्यू कितना होगा, तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। VRMS स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी इसको याद रखना है, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN VRMS का स्क्वायर। और पिछले बार हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी इसको लाए थे, याद कर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, इसलिए वो वाला हम बताए थे। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ कंक्लूजन्स, ये वाला फॉर्मूला का कंक्लूजन्स नहीं कहना चाहिए, इसको कंसेप्ट्स कहना चाहिए, कुछ कंसेप्ट्स की कैसे कैसे प्रेशर में वेरिएशन आ सकता है। देखना क्या है इसमें, वेरिएशन इन प्रेशर, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो है, टेम्परेचर, ये सबको चेंज करने से प्रेशर पे क्या वेरिएशन आएगा, प्रेशर ऑफ गैस पे। तो यहां पर हम लोग पहला बात कर लेते हैं, और उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक बार इक्वेशन हम यहां लिखते हैं। इक्वेशन क्या था, P इज इक्वल्स टू, बोलो 1/3 M कैपिटल N, ठीक है। उसके बाद फिर VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, तो ये इक्वेशन था। एक काम हम करते हैं कि इसको थोड़ा टेम्परेचर के टर्म में लिखने का सोचते हैं। तो तुमको एक चीज हम पिछले बार भी बताए थे, देखो तुमको याद करो, हम प्रूफ करवाए थे ना कि हाफ mv² जो है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है अगर उसको बढ़ाएंगे तो स्पीड चेंज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मास पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मास तो भैया कंजर्व होता है हमेशा। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग बात करेंगे, P इज प्रोपोर्शनल टू
P इज प्रोपोर्शनल टू एम एन वी डिवाइडेड बाई, यहां अगर ऐसे मल्टीप्लाई में T लिख देंगे तो गलत नहीं होगा ये। मतलब हम क्या किए, वी आर एम एस को किससे रिप्लेस कर दिए, वी आर एम एस का स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, ये तो क्लियर है। अब देखो दूसरा पॉइंट देखना। अब एक काम करते हैं हम मान लेते हैं कि ये जो mn है, मतलब मास ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, उसको एक बार हम बढ़ाते हैं और ये वॉल्यूम और स्पीड को कांस्टेंट मानते हैं। लिखते हैं उस बात को हम पहले कि इफ, तुम लोग बताना क्या होगा, ये mn, हम ये मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है mn, मास ऑफ मॉलिक्यूल को कैपिटल M लिख दें, m इंटू n। ये क्या है बाबू, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एक काम करते हैं कि इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर रहे हैं। और एक चीज देख लेना, सवाल जो भी आ रहा है उसमें देख लेना कि किसको किसको कांस्टेंट बोलने बोला है। तो यहां पर देखो हम पहले तुमको मेंशन कर दे रहे हैं कि हम वीआरएमएस को मान रहे हैं कांस्टेंट, या फिर ऐसा कह लो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं। वीआरएमएस उतना लिखने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं, ये भी तो फॉर्मूला है। टेम्परेचर को कांस्टेंट मानेंगे तो क्या वीआरएमएस में कोई वेरिएशन आएगा, नहीं आएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, वॉल्यूम को भी क्या मान रहे हैं हम, कांस्टेंट। मतलब गैस का वॉल्यूम ना एक्सपैंड कर रहा है ना कंप्रेस हो रहा है, ये कांस्टेंट मान लिए। और उसके बाद हम ये मास ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा बताओ, और सीक्वेंस क्या होगा बढ़ने का। एक बार तुम बताना, वो प्रज्ञा नाम है ना, बोलो क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा कैसे कैसे, स्टेप वाइज जैसे अगर सोचोगे तो। जैसे मास बढ़ा, तो मास बढ़ने से पहले कौन सा फैक्टर चेंज करेगा, फिर कैसे हम लोग प्रेशर तक पहुंचेंगे। हाँ वो तो सही है कि सर बाकी सारा चीज कांस्टेंट है तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, वो तो है ही। और क्या क्या होगा, मास बढ़ाने से क्या और हो रहा है, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम बढ़ रहा है, क्या ऐसा है, मास बढ़ाने से मोमेंटम बढ़ेगा। नहीं नहीं देखो पहले बात सुन लो, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं हम, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ाने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। ईच मॉलिक्यूल का मास नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। चलो तो और क्लियरली बता दिए हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मास बढ़ जाएगा कि नहीं, मॉलिक्यूल्स का टोटल मास। ठीक, तो फिर उससे फिर क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, क्या लगता है, अगर हम मास ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, एकदम ज्यादा होगा यार, एकदम सही है भाई, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाए क्योंकि और लोग आ गया, और लोग आ गया तब और लोग जाके टकराएगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में मान लो हम कोलिजन देखते हैं तो वो कंपैरेटिवली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर कोलिजन्स बढ़ रहा है, अगर कोलिजन्स बढ़ रहा है तो कोलिजन्स बढ़ रहा है मतलब कि वहां पर जो टोटल फोर्स इंपार्ट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और टोटल फोर्स अगर ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर एकदम सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस हम डिटेल में पूछ रहे, तुम्हारा एकदम सही था बात कि सर मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। मास बढ़ने का मतलब क्या है, ईच मॉलिक्यूल का मास नहीं, मास बढ़ने का मतलब है हम किसको रेफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ, इसी को हम स्पेसिफिकली रेफर कर रहे हैं। हाँ, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को नहीं छेड़ रहे हैं, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, मतलब पहले मान लो कि ऑक्सीजन का कुछ एटम्स भरा हुआ था तो उसका संख्या को और हम बढ़ा दिए, तब क्या असर पड़ेगा वो। तो ये तो दूसरा वाला क्लियर है। चलो वैसे ही हम लोग बाकी सब में भी हम लोग है ना हमेशा सोचेंगे प्रेशर को इंक्रीज कैसे करते हैं, उस बारे में जल्दी जल्दी बता दें, फिर क्वेश्चन भी तो है, टाइम देख लेते कितना हुआ। हाँ ठीक है, तो ये तुमको हम एक पॉइंट बताए है ना जिसमें हम मास को छेड़े। अब हम एक काम करते हैं, तीसरा पे चलते हैं, वॉल्यूम के बारे में सोचते हैं। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, mn, 1/3 तो कांस्टेंट था, mn, और यहां था टेम्परेचर डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम। ठीक, इस बार हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। ये सारा चीज नोट्स में एज इट इज मिल जाएगा सीक्वेंस में, ठीक है। उसमें थ्योरी भी जो हम बोल रहे हैं ना, वो थ्योरी भी उसमें लिखा हुआ है, यहां पर नहीं लिख रहे, जरूरत नहीं, ठीक है। मेन तो तुमको इसी से मतलब है, ये जो हम फॉर्मेट लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर कम कर रहे हैं, और ध्यान रखना बाबू, यहां पर हम मास ऑफ मॉलिक्यूल मतलब mn को क्या माने हैं, कांस्टेंट, और टेम्परेचर को भी क्या माने हैं, कांस्टेंट। ये दोनों को कांस्टेंट मान के तब हम इसको चेंज कर रहे हैं, वो भी देख लेना सवाल में लिखा है कि नहीं। तो वॉल्यूम अगर कम कर रहे हैं तो फिर क्या असर पड़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, स्पीड कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगा। प्रज्ञा क्या लगता है, बढ़ जाना चाहिए। वेलोसिटी कैसे कम हो जाएगा, वॉल्यूम को वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, मतलब वॉल्यूम कम होगा, स्पीड कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो डिस्टेंस कम होगा, टाइम कम होगा। हाँ, तो कोलिजन फटाफट होगा, मतलब कोलिजन का जो टाइम है वो इंटरवल कम हो जाएगा, क्योंकि उसको कम स्पेस है उसके लिए, वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का,
इसका मतलब कंटेनर छोटा होगा भाई। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, कंटेनर छोटा होगा। क्योंकि देखो जब गैस को हम लोग छोड़ते हैं तो वो कोशिश करता है कोना कोना में सब तरफ फैल जाने का। वो तो तुम लोग को एक पोस्टुलेट हम पढ़ाए थे कि जबरदस्ती कोना में जमा करते हैं तब दिखता है कि कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जब ऐसे ही गैस को छोड़ दिए तब तो पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है ना। तो इसका मतलब है कंटेनर हम छोटा लिए हैं, और कंटेनर छोटा लिए हैं तो समय जो उसको लग रहा है, डिस्टेंस कम चलना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब कोलिजन्स का जो ये है वो फास्टर होगा। कोलिजन यहां पर क्या हो जाएगा, फास्टर। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगा नहीं, नंबर ऑफ कोलिजन फास्टर होगा, जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो अगर कोलिजन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है प्रेशर। ठीक, अच्छा, और हम लोग चलते हैं और एक वेरिएशन के बाद। टेम्परेचर वाला तो खैर तुम लोग को पता ही है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड है उस पर क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ने से कौन सा क्वांटिटी में सबसे पहले असर पड़ेगा, तुम जो बता रही थी उस समय। स्पीड अगर बढ़ रहा है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम में क्या असर पड़ेगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। और अगर मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर मोमेंटम बढ़ जाएगा तो जो फोर्स इंपार्ट हो रहा है तो वो भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। देख रहा है, सारा डेरिवेशन से तो ये आ रहा है, सारा कहानी डेरिवेशन से ही है बाबू। तो मतलब कि जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पर फोर्स भी है बीच में, फोर्स बढ़ा तब प्रेशर बढ़ा। क्लियर, हाँ लिख देते हैं, ये P का मतलब है मोमेंटम। स्मॉल p को ऐसे देखो ना, इसलिए सिंबल्स को लेके स्पेसिफिक होना चाहिए। स्मॉल p हमेशा हम लोग मोमेंटम के लिए रेफर कर रहे हैं, और इसको क्या यूज कर रहे हैं, प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक सवाल देते हैं इसके ऊपर। ये जितना तुम्हारा इसका थ्योरी हो सकता था, जितना भी जो भी तुमसे पूछ सकता था सारा हम बता दिए। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई चीज इसमें वेरिएशन वाला नहीं बचा, इतना ही है इसमें। अब एक सवाल देते हैं तुम लोग को, ठीक है, कि भाई क्यों आया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन लिख के ट्राई करना, क्वेश्चन तुम देखना और ट्राई करना उसको, ठीक है, फिर हम बता देंगे। देखो, तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे एक आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। बहुत सारा आया है क्वेश्चन, जिसमें से एक ये वाला है। तो इसमें क्या बोला है ये वाला क्वेश्चन में, ये अभी का ही है, रिसेंटली आया हुआ। इस बार तो थोड़ा जेईई का जितना है 24 वाला क्वेश्चन लगभग सब आसानी था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी था सब कंपैरेटिवली। बोला है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैविंग इतना मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। इसका मीनिंग समझती हो, ये वाला 2 × 10, ये क्या दिया हुआ है, इसका मतलब है स्मॉल एन। एक होता है कैपिटल एन, जिसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो दिया हुआ है ये स्मॉल एन दिया हुआ है। इसको नंबर डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बढ़िया चल रहा है भाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, n/v का 2 × 10⁻25। लग रहा था कि दो प्यार करने वाले लोग अलग अलग हो गए हैं और आज वापस मिल गए। तो यहां पर 2 × 10⁻25 हो गया मॉलिक्यूल्स, 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा n का वैल्यू है। हाँ ठीक है, यहाँ पर SI यूनिट ये सब भी होगा भाई। अच्छा, लिखा है ना पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1, अच्छा मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, 1 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, हमसे पूछा है द टेम्परेचर। टेम्परेचर पूछा है ना मेरे से, तो हम लोग को पता है कि PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। जहां पर ये वाला जो n होता है उसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, बोलो बाबू, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है गिवन मास, गुड मॉर्निंग बाय मेरा मन, गिवन मास बाय मेरा मन। तो यहां गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा यूनिटलेस आएगा। तो इसी नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रोस नंबर भी लिखा जाता है, ये भी फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। और देखो इससे भी यूनिटलेस आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और एवोगाड्रोस नंबर में भी नंबर हुआ, तो दोनों कट जाएगा, नंबर मतलब नंबर का तो यूनिट ऐसे भी नहीं होता है, यानी ये यूनिटलेस आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, वही लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी होता है। तो बस इसी को यहां पर यूज करना था, इसी से ये बनता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग यहां लिखेंगे P और इसको लिख लेंगे। देखो अब यहां पर वॉल्यूम और ये सब का तो वैसा कोई डिस्कशन नहीं है, हमको निकालना है टेम्परेचर। तो ये देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया है, उससे ये बात समझ में आ रहा था कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो तुम्हारा बराबर होता है गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रोस नंबर के, डिवीजन करके तब आता है।
तो उससे भी तुमको ये समझ जाना था भैया कि यहां पर किसी तरह तो एवोगाड्रोस नंबर घुसाना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा, क्योंकि वो हिंट के लिए क्या दे दिया था तुमको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और देखो ये चाह रहा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो एकदम, क्योंकि देखो ना ये देख रहा है, ये देख रहा है, चाह रहा है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाए एकदम। और देखो प्रेशर दिया है एटीएम में, अब प्रेशर एटीएम में दिया है और तुम लोग को उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्कल में, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, केल्विन में, तो पास्कल में कन्वर्ट करके यूज करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, केल्विन में दिया है, तो प्रेशर को पहले हम लोग यहां पर जो प्रेशर दिया है कितना दिया, 1.38 प्रेशर लिख रहे हैं, 1.38 इंटू एटीएम के देखा क्या लिखेंगे बाबू, 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल। बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा 1 एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, वही यूज किया बचपन वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको यहां पर करते हैं, नहीं पढ़ा क्या बचपन में तुम? अरे क्या बात कर रहा है, हाँ यार तो सीबीएसई में भी था। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग सारा वैल्यू डाल देते हैं, तो यहां से P प्रेशर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और यहां पर RT टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N/Na, और ये जो वॉल्यूम है यहां पर ये R/V इंटू टी, ये तुम्हारा आया प्रेशर। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा और चेंज करके लिखें, अगर एवोगाड्रोस नंबर भी इन्वॉल्व करना चाहें यहां पर, तो उसको लिखेंगे P इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाबू, और ये वॉल्यूम। ठीक है, और उसको लिख लिए हम लोग R/Na, और यहां इनटू टेम्परेचर, राइट। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा हम अलग टाइप से लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां से इस N/V को हम लोग क्या मान सकते हैं, स्मॉल n, जो कि सवाल में दिया है, स्मॉल n लिख दिया इसको, और ये स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना भाई एकदम, ये स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। चलो हम सिंबल ही अलग यूज कर लेते हैं, चलो इसके लिए हम n' यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, n', और ये जो n है उसको नंबर ऑफ मोल्स। अब तो कंफ्यूज नहीं ना होगा, क्या बोल रहा था बोलो, लिख तो दिए, ये n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और ये स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 12th में भी यूज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना, पूरे कंटेनर में नहीं, एक यूनिट वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर खोपचे में कितना मॉलिक्यूल है। ठीक, और पर्टिकुलर खोपचे में कितना मालूम चल जाए, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट एरिया। एरिया में कैसे रखेगा मॉलिक्यूल्स को, एरिया में कैसे रखेगा, मॉलिक्यूल्स तो वॉल्यूम में ही कंटेन होगा ना। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन एकदम पूछो, शर्माना एकदम नहीं, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछना डायरेक्टली पूछ सकता है। तो यहां से ये n' आ जाएगा, तो इसको हम लोग K लिख सकते हैं खींच के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर T, और यहां प्रेशर P। प्रेशर कितना हम लोग निकाले मेहनत से, 1.38 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5, और ये तुम्हारा है n' कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर 25, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू टेम्परेचर। अब निकल जाएगा यहां से टेम्परेचर। ठीक है, कैसे होगा भैया, पहले तो ये कट जाएगा सिंपल, उसके बाद यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो यहां पर 10 आएगा, तो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 110, और फिर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर, 1 सेकंड 100 आएगा नहीं तो, अरे यहां पर हो जाएगा 100, और फिर ये हो जाएगा 101, और फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर 3। ठीक, और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू ये 25 में से गया 23, 10 का पावर 2, और यहां पर टेम्परेचर कितना होगा T, तो टेम्परेचर T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 101 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 का पावर 2। ठीक, अब ये कटे पिटेगा तो यहां से हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर एक और जीरो लग जाएगा। अब देखो ना, इसका आधा करेगा तो कितना आएगा, इसका आधा करो कितना आ रहा है, 505 आ रहा है, 505 केल्विन, राइट। तो मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 505 अप्रोक्सीमेट ये वाला बी, 500 केल्विन। हाँ, इंटीजर में एग्जैक्ट आंसर आएगा, इंटीजर में एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, एकदम एग्जैक्टली आता है वैल्यू, आ जाता है कैलकुलेट करके। हाँ नहीं 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 नहीं, वैसा कभी नहीं होगा, बहुत लोग सॉल्व करते करते आता है लेकिन वैसा नहीं होता, गलती होता है फिर उसमें कहीं ना कहीं, इंटीजर वाला में एग्जैक्ट आ जाता है आंसर। कैलकुलेशन एक बार करते करते धीरे धीरे आएगा। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, जितना भी हम पढ़ाए हैं सारा का फाइल अभी हम भेजवा दे रहे हैं, वो मिल जाएगा।
और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी अटैच करेंगे और हम लोग कोशिश करते हैं इसको और ठीक करने का और अच्छा से, ताकि टाइम थोड़ा बचे और ज्यादा पढ़ पाए। सेम जो आप लिखा है यही मिलेगा, एकदम सेम यही मिलेगा। यही वाला क्वेश्चन नहीं, इसका तो खींच लो फोटो, ठीक है, इसका थोड़ी सॉल्यूशन थोड़ी, इसका तो खींच लो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।